आज फिर हमें वही मनाजिर देखने को मिले जो कुछ दिन पहले कराची में PS 88 मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में नजर आए थे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में फायरिंग और हंगामा आराई की वजह से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ये वाक़या जो है वो डस्का के गांव में पेश आया, जो देखते ही देखते मैदान जंग में तब्दील हो गया। वोट कास्ट करने के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा और शदीद फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए। जो जाँ बहक होने वाले हैं माजिद, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था और ज़िशान का ताल्लुक नून लीग से है। अच्छा, PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं कि नून लीग के कारकुन जहनी दबाव का शिकार हैं और इलेक्शन हारने पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। और मरियम बीबी अपने ट्वीट में कहती हैं कि आज आपने PTI के हुकूमती अरकान और पुलिस की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी और धांधली के बावजूद जिस जुर्रत, बहादुरी और अज़म से वोट डाला है, अब उसी जुर्रत और बहादुरी से अपने वोट पर पहरा दें और वोट की हिफाजत भी करें। तो मैं मरियम साहिबा से कहना चाहूँगी कि बीबी, खुद आप घर पर बैठी ट्वीट करती हैं और अवाम अपनी जान भी दें और वोट की पहरादारी भी करें और हिफाजत भी करें। बहुत अच्छे ऐसे होते हैं लीडर, खुद को आप बहुत बड़ी लीडर समझती हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन हो रहे हैं या फिर कोई आप कह रहे हैं सब कोई पाक भारत जंग छिड़ गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया एंकर पर्सन उसामा गाजी। उसामा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उसामा, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? वाकई वही बात होगी कि ये इलेक्शन है या फिर कोई पाक भारत जंग छिड़ गई है? क्या हो गया, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? मरीम साहबा ने इसको जंग ही कहा था, और जब वो कैंपेन के लिए यहाँ पर आई थी और उनके साथ मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 दर्जन से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट थे, असम्बली के मेंबर्स वगैरह थे, जिनको नोटिस भी फिर उस वक्त होश में था इलेक्शन कमीशन कुछ, और उसने नोटिस उस वक्त उन लोगों को दिए थे, लेकिन नोटिस से ज़्यादा आगे काम नहीं बढ़ा। और आज ये अलमिया है, ये दुख की घड़ी है, अफसोस की पूरी कौम के लिए कि आज 2 कीमती जानें इस दुनिया से चली गई। तो मरीम साहिबा जो जंग लगाना चाहती थी उसमें कामयाब हो गई, जंग हो गई है, फायरिंग हो गई है। जो वो कहती थी कि अपने हाथ में ले लो सब कुछ, अब आगे बढ़ना है, कुछ ये नहीं होने देना, मत किसी का इंतजार करना, तुमने कुछ डाका नहीं डलने देना, अब आगे बढ़कर खुद जो करना है कर लो, ये इनसे नहीं होगा। वो हो गया, आज उन्होंने देख लिया। अब देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर चीज पता लगेगी, लेकिन अभी तक DPO हैं हसन असद अलवी साहब, वो कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ये जिस तरह से 2 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, जावेद नाम का, वो बताते हैं कि नून लीग का बंदा है, उसका झगड़ा हुआ पहले यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में आकर कहीं इधर, और उसके बाद वो दोबारा आया है और उसने इंतजार किया है तहरीक इंसाफ के लोगों के बाहर निकलने का, और उसने फायरिंग कर दी है। अब DPO ये कह रहा है कि जी उसको पकड़ने के लिए हम छापे मारे कर रहे हैं। अब जाहिर कहा जाएगा जी पुलिस जो है ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की है। जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती रहती है जी यहाँ तो सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है नून लीग के भर्ती किए हुए, हमें कोई अच्छा मिलता नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वहां पर पुलिस अच्छी है, उनकी पुलिस है। यहाँ तहरीक इंसाफ की पुलिस बुरी हो जाएगी, वहां हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। असलहा था, जो भी था, उनके पास अदालत मौजूद है, अगर वो बेकसूर हुए अदालत से बिल्कुल वो बरी होंगे। कार्रवाई हुई ना, यहाँ इलेक्शन कमीशन सोता रहा है, भंग का इस्तेमाल करते हैं वहां पर, मुझे नहीं पता क्या करते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास पूरे इख्तियारात थे, ये कोई अचानक नहीं हो गया, फायरिंग होती रही। हमारे रिपोर्टर बताते रहे कि यहाँ पर हंगामा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है, पुलिस देख रही है। क्या करें, किसके पास जाएं? अब यहाँ होगा ये कि जीतने वाला जश्न मनाएगा, हारने वाला जो है एलिगेशन लगाएगा, कोई इन लोगों को पूछने नहीं आएगा। इनका खानदान, इनके जो भी लोग होंगे बुरसा, वो तबाह बर्बाद हो गए, उनकी जाने चलेगी। अब तो यानी लोग ज़िमनी इंतखाब जैसा हो रहा है, अब इंतखाबात से या पोलिंग से लोग पोलिंग स्टेशन पे जाने से खौफजदा होना शुरू हो जाएंगे, वो हालात हो जाएंगे उसामा। और इसीलिए फिर गोलियां चल जाए, कोई जान से चला जाए, तो लोग तो खौफजदा हो गए ना। यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये अफसोसनाक है, नफ्सियात पे असर होता है। बहुत दुख की बात है। देखिए, क्या घर से जाते हुए कोई कहेगा ना जाना पोलिंग स्टेशन, भाई जाते हुए ना डालना वोट, यहीं रह जाओ, हमारी तुम्हारे लिए जान जो है तुम्हारी, वो हमारे लिए ज्यादा कीमती है, यही होगा। आप इस तरह का माहौल चाहते हैं। देखिए, ये लोग जब आते हैं तो बड़ी प्रोटेक्शन में आते हैं, उस वक्त माहौल और होता है, लेकिन आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, जो कारकुन है, वो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको ये दिखाया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी हर तरह से, जब तुम्हारे लिए लड़ोगे उसके बाद तुम्हारे लिए नौकरियां होंगी, तुम्हें इमारात मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, वरना तुम तो जिंदगी में धक्के खाते रहोगे। और फिर बरादरी सिस्टम हर तरह से, इसको वाकई जंग बना दिया गया है। ये इलेक्शन नहीं है, जिंदगी और मौत का मसला बना दिया गया है कि जहां पर ये असला चल गया, अचानक तो नहीं है इतना असला आ गया, उसके पास लाइसेंस वाला था या नहीं था। इस पर मेरा ख्याल है हुकूमत, अपोजिशन सबको होना चाहिए कि आइंदा ये ना हो सके। बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की। चले, हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को इस पर होना चाहिए। इससे मुझे जरा याद है कि हुकूमत और अपोजिशन तो हर मामले पे एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, हमेशा
डायरेक्शन उलट ही नजर आ रही है। सेनेट इलेक्शन को लेकर देख लें कि हुकूमत और अपोजिशन बहुत मुतहरिक है। वैसे कि हुकूमत का दावा ये कि जब हम कहते हैं कि सियासी जमात का रुकने असम्बली बताए कि किसे वोट दे रहा है, तो फिर अपोजिशन जमात कहती है कि ओपन नहीं, खुफिया वोट दो। हालांकि पहले अपोजिशन खुद कहती थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए। अब सवाल ये कि फिर इनमें ये तब्दीली कैसे आई है? अब क्यों अपोजिशन ओपन बैलेट की हिमायत नहीं कर रही है? जी सामा, असल में देखें कि जब अपना मफाद होता है, जब उनको ये होता है कि अब यहाँ पर हमारा कोई मामला बन सकता है, तो तब ये सब अपने मफादात में सब कुछ भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि अफसोस कि पीपल्स पार्टी और नून लीग लिख कर एक मुआहिदा करते हैं और उसके बाद इनकी बारियां आती हैं, लेकिन ये उस पर फिर अमल नहीं करते। क्यों? उसके बाद अपने अपने मफादात होते हैं। देखिए, पैसा भी तो बनाना है। पैसा आप कैसे बनाएंगे? उसी बंदे को आप मोम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिकेगा। और फिर इलेक्शन आप लड़ते ही क्यों है? पैसा बनाने के लिए। पैसे वाले लोग आएंगे तो पैसा बनेगा। एमपीए पैसा लगाकर बनेगा और उसके बाद उसने सेंटर बनवाना है किसी को, तो उसके पास फिर पैसा आएगा। उसने जो करोड़ों रुपया लगाया है, उसने फिर उस करोड़ों से अरबों रुपया कैसे बनाना है। इसी तरह सेनेट में अगर कोई आ रहा है तो ये पैसा बनाने के लिए आते हैं। मेन मकसद क्या है? कानून साजी? हरगिज नहीं, कतई नहीं। वो तो घर बैठेंगे, क्यों आएंगे? टीएडीए लेने के लिए आते हैं और पैसा बनाने के लिए आते हैं। तो अगर आप ओपन बैलेट की तरफ आते हैं, या इसको साफ शफाफ कह लें, या कोई भी मैकेनिज्म, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का कहना था, तो उसमें फिर पैसा नहीं उस तरह से चल सकेगा, और उसके बगैर तो फिर सियासत हो नहीं सकती। सियासत और पैसा लाज़िम मलजूम है। ठीक है जी। अच्छा, हम देखें अपोजिशन का मीनार पाकिस्तान जलसा नाकाम हो गया। अब ये क्या सोच रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोटों की जो खरीदारी उससे अक्सरियत बना लेंगे? और सबसे बड़ी बात है, कौन सी जमहूरियत है? ये पैसे की जमहूरियत है जहां नोट चलता है। नोट, अब देखिए, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी मंडी लग चुकी है। अब देखिए ना, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सरबराह हो, और वो बेबस कितना है। आप देखिए, बेबसी की इंतहा देखिए कि उसको पता है, उसके पास रिपोर्ट्स हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में हुकूमत का सबसे बड़ा आईनी और कानूनी नुमाइंदा वो होता है। उसकी बेबसी देखिए कि वो अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहता है कि जी नोटों से भरे बैग इस्लामाबाद में आ चुके हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है कि कहीं ओपन बैलेट का ना कह दें तो फिर ये हमारे नोट बेकार हो जाए, क्योंकि पता लग जाए किसने किसको वोट डाला। तो नोटों के बैग, और दुबई में भी हो गया मामला, वीडियो सामने आ गई है। तो आपको पता है, चोर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जिस तरह ये हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हर चीज उन्होंने अपडेट कर लिया जी दुबई में। और उसमें फिर कमीशन भी अब ज्यादा है, क्योंकि वहां पर बीच में बंदा होगा। ये सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को क्या होता है, वो कहता है जी अच्छा ये हो रहा है, अच्छा इसका नोटिस ले लेते हैं। बेबस है, क्या करेगा? यहाँ इदारे सारे गल सड़ गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता, कह रहा है कि जी 50 से 70 करोड़ हो गया जी बलूचिस्तान में रेट। अच्छा, रेट लग रहे हैं, बोलियां लग उधर। अच्छा, यहाँ से याद आया मुझे उसामा गाजी साहब कि जहांगीर तरीन साहब बड़े डिस्कस हो रहे हैं आजकल, दोबारा ज़बान ज़द-ए-आम डिस्कशन का हिस्सा, और आपको पता है जोड़ तोड़ के माहिर हैं वो। और फिर ऐसे टाइमिंग जरा देखें तो उनकी एंट्री में जरा थोड़ा तबसरा कर दें। मजबूरी होती है हमारे यहाँ। मैंने आपको बताया कि सियासत के कुछ ज़मीनी हकाइक होते हैं। उस तरह के इमरान खान साहब कहते थे मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास जाने से बेहतर है। बड़े बड़े दावे। ज़मीनी हकाइक कहते हैं कि पहले आपको ज़मीनी हकाइक देखे बगैर, जब तक आपके हाथ में कुछ चीज़ नहीं, पहले बड़े बड़े दावे ना करें। यानी गवर्नमेंट आपने कभी की नहीं थी, 22 साल आपने स्ट्रगल की, पहले आप अपोजिशन में रहे, जब आप गवर्नमेंट में आए फिर आपको पता चला ना कि ग्राउंड रियलिटीज है क्या। पहले बड़े बड़े दावे करने नहीं चाहिए थे। अच्छा, आप देखिए जहांगीर तरीन साहब का आना, उससे पहले की सियासत इमरान खान साहब की देखिए। हाँ, और उसके बाद जब तहरीक इंसाफ में आते हैं, उनके जलसों का फैलाव देखें। हाँ, कितना ज्यादा उसके बाद फैलाव होता है, यानी तहरीक इंसाफ का। फिर इन्होंने खुद इंटरव्यू, जब ये सारा मामला इनका खराब हुआ, चीनी स्कैंडल आया, तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इलेक्टेबल्स मैं लेकर आया। इन्होंने इंटरव्यू दिया टीवी पर, उसके बाद कहा कि इलेक्टेबल्स को मैं लेकर आया। तो इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत मुल्क में लाना चाह रहे थे, वो नहीं चल रही थी उन लोगों की। तो जब तक इलेक्टेबल्स नहीं आ गए, जिनके पास पैसा है, तो तब तक बाद में। अब भी मुझे बताएं आप, उनको ख्याल आ गया कि आ जाओ जी जहांगीर तरीन साहब बचा लो हमें, उनके तैयारी की वो बात याद आ गई। कहते हैं कि किंग से ज्यादा किंग मेकर मैटर करता है, तो वी कैन कॉल हिम किंग मेकर। ये लोग तो चाहिए होते हैं आपको। तो अब जहांगीर तरीन साहब आए हैं, तो उसके बाद देखिए ना, फिर नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोबारा राब्ते करने लग गए, दोबारा फोन चल गए। ओह, जहांगीर तरीन की एंट्री, जहांगीर तरीन की एंट्री देखना सबके सर पे सवार हो गई। माने ना जहांगीर तरीन साहब कुछ है, अचानक से आए हैं, और तैयारा उनका मशहूर है, कितने लोगों को लेकर आए थे। अच्छा, नेचुरली भी होता है, जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ तोड़ के लिए माहिर है। जुनूबी पंजाब में बड़े एक्टिव थे, जितने लोग आजाद जीते थे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ में आए। आप देख लें कि वो उनका झंडा पहनाया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब वहां पर मौजूद हैं। तो नेचुरली जो लोग आए हैं, तो वो अच्छा, याद होगा पहले पंजाब के लिए किरदार परवेज़ इलाही साहब के सुपुर्द भी किया गया था। अब आप कह सकते हैं कि हादियों पे अदम एतमाद है ये,
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए मतलब परवेज इलाही क्यों एक मजे में सियासतदान है जी जी, जिस तरह जहांगीर विदाउट तरीन एनी है, डाउट, हाँ उनको पता है, उन्होंने हुकूमत भी की हुई है पंजाब में, हाँ। वो बहुत पुराने बल्कि जहांगीर जो तरीन electables से हैं अगर मैं पंजाब कहूँ कंपैरिजन किया जाए उनका परवेज इलाही का, जहांगीर तरीन साहब का अपना तैयारा बड़ा मशहूर है, उनका जोड़ तोड़ का सिलसिला माहिर है वो, लेकिन अगर हम मेच्योरिटी की बात करें, सियासत की बात करें, तो मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब को हम ज्यादा नंबर देंगे। परवेज इलाही साहब पीएचडी हैं, बिल्कुल पीएचडी, पोस्ट डॉक्टर उनको फेलो पता है कौन सा एमपीए उसकी दुखतीरा क्या है, माहिर समझ लें। हाँ। और वो होता है ना, एक वो हमने बचपन में कहानी पढ़ी कि वो जिन है और उसकी जान एक तोते में है, तो उनको पता है किस एमपीए किस एमएनए की जान कहाँ है, बिल्कुल उसका ताल्लुक, बिरादरी, हर चीज उनको पता है। तो लिहाजा इसलिए फिर इमरान खान साहब ने कहा जी ये पंजाब का तो आप संभालें, बुज़दार साहब के बस की तो बात है बिल्कुल, नहीं, क्योंकि बुज़दार साहब तो मेरा ख्याल है काउंसिल का इलेक्शन उनके अंडर थे कोई, जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला होते थे। वैसे भी वो तो सीख रहे हैं ना, बट मैं वैसे बता रहा हूं, बंदा कोई लर्निंग फेज में तो उसको इतना तंग करना भी नहीं चाहिए। उनको लोगों को पता है कि वो नहीं, उनके एश्योरेंस पर किसी ने नहीं जाना, किसी ने उनके जोड़ तोड़ पर नहीं जाना। हाँ, परवेज इलाही साहब को सब चीजें पता है, तो वो चीजें मैनेज कर रहे हैं, और उसका आपने देख लिया कि वो टेक्नोक्रेट्स और खवातीन वाली सीट्स पर तो मामला बड़ी अच्छी तरीके से हल हो गया। अच्छा, ऑपोजिशन अभी भी बड़ी पूरी उम्मीद नजर आ रही है उसामा गैस से, वो कहते हैं कि जी अभी भी जब लॉन्ग मार्च जो है वो हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा, यानी अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस्तीफा दे देगी, इमरान खान साहब कुर्सी छोड़ देंगे, घर चले जाएंगे। यही नारे रह गए हैं, घर क्यों नहीं जाते, चले जाओ, खुद ही कुछ कर लो। देखिए अब होता यह है कि आप तो गाने ये जो गाने बनाते हैं ना, मुझे लगता है वो भी यही बनना शुरू हो जाएगा कि घर जाओ, कुर्सी छोड़ो। एक तो है कि आपने प्रेडिक्शन करनी है ना, कोई पेशगोई करनी है, उसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप तारीख को देख लें कि कब किस तरह से क्या हुआ। अच्छा, हम पुराने नहीं जाते, छोड़ दें, पाकिस्तान में कैसे कैसे अलायंसेस बने, छोड़ दें, मतलब मुशर्रफ के खिलाफ अलायंसेस, मुझे याद आ गया इमरान खान साहब ने वो देख लें, क्या हुआ, ये भी छोड़, हम सिर्फ इन्हीं की पीडीएम की हिस्ट्री देख लेते हैं, पीडीएम की। ठीक है, सेनेट इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हम इलेक्टोरल कॉलेज ही तोड़ देंगे। ज़िमनी इलेक्शन कोई नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जनाब ये 31 दिसंबर इस्तीफे आ रहे हैं हमारे, मैं ऐसे से पीछा, ये आ गए, अब तक आ गए, वो आज तक नहीं आए। मुझे बता दें पीडीएम का अब तक हुआ क्या है, जो उन्होंने कोई भी जो टारगेट सेट किया था ना, टारगेट में बात कर रहा हूँ कि इस्तीफे होंगे, ज़िमनी इलेक्शन, आज ज़िमनी इलेक्शन में लोग मर रहे हैं, खुद यू टर्न लिया। हाँ जी, जिस ज़िमनी इलेक्शन का उन्होंने बायकॉट करना था, उन्हें उधर तो लोग मर गए, इतना उनके लिए जीने मरने का वो बन गया मकाम के, ये ज़िमनी इलेक्शन। और मरियम साहब के ट्वीट आप देख लें, कितना दुख हो रहा है, तो इसी से आप अंदाजा लगाने क्या है, वहां से अंदाजा लगा रहे कि लोगों के मरने का उनको कितना दुख है। बिल्कुल भी अभी तो हो रहा है, पीडीएम की तैयारी धरने की हो रही है, वहाँ पैसे लाने की हो रही है, ये तो हिस्ट्री हो गई ना, ये लोग मर गए, बस अब इनकी तदफीन का आप इंतजाम करें, खत्म, आगे कहानी है। अब पीडीएम ने क्या करना है, हमने लॉन्ग मार्च किस तरह करना है, और मरीम साहब की सर्जरी है वो भी बड़ी अहम है, अब वो बाहर से ही सिर्फ हो सकती है, पता नहीं वो पाकिस्तान में करवाएंगी भी नहीं करवाएंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना है, ये जो बार बार कहा जाता है कि बाहर से ही होगी, मतलब बाहर जाने, लेकिन साथ एनओरो भी नहीं मांगना, जाना भी नहीं है और रिक्वेस्ट भी नहीं करनी, मतलब भरम भी वहीं पर रखना है, एटीट्यूड भी रखना है, और जाना भी इनडायरेक्टली कह भी दिया सब कुछ और नहीं भी कहा। ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कितनी आप समझ लें कि इंसल्ट है कि आप हर चीज़ बाहर से करवाना चाहते हो। पाकिस्तान में भी बड़े मेरे ख्याल से नामवर और काबिल डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बच्चे बड़े मार्क्स लेके, टेस्ट देके, एंट्री टेस्ट देके एडमिशन लेते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, फिर आगे FCPS करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बड़ा दुख होता होगा। लंदन की फ़ज़ा में कुछ ऐसा है, मुझे ना वहीं पर पढ़ाई भी हो, वहीं पर इलाज भी हो, और अगरचे डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ साहब को पर्सनल डॉक्टर हैं, वो सिर्फ यहाँ के लिए थे, लंदन में भी जब वो जाकर देखते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं, प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं। तो मरीम साहबा का मेरा ख्याल है इसलिए कह दिया कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहाँ उनको ये मसला ज़्यादा हो जाए, वो छोटी सी सर्जरी मतलब जान के लिए खतरा ना खुदा न खास्ता बन जाए, तो वो फिर पहले ही कह देंगे, मैंने पहले ही कह दिया था, और यहाँ के डॉक्टर्स बिल्कुल रिपोर्ट दे देंगे कि ये ऐसा इलाज है या इतना खतरनाक है, ये बाहर ही बेहतर हो। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है जो आपने कह दी एक जुमले में, यहाँ के डॉक्टर्स को दी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उसामा गैस साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।